अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की हमारी क्लास बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर और आज का जो बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कौन सा सब्जेक्ट है? फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है और इसको मैं पढ़ाता हूँ इसको मैं पढ़ाता हूँ फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है फैक्टर डिटरमिनिंग द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर डिटरमिनिंग द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कृषि प्रणाली के बारे में पढ़ा था और आज की जो हमारी ये क्लास है इसमें जो है आज हम डिस्कस करेंगे कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक, कि कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं। तो कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? कृषि प्रणाली यानी फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से प्रमुख कारक हैं? तो पहला जो है उसको बोलते हैं प्राकृतिक कारक। क्या? अब प्राकृतिक कारक, अब प्राकृतिक कारक में कौन कौन सी आती हैं? जलवायु हो गया, मृदा, संसाधन उपलब्धता। ठीक है, अब दूसरा पक्ष जो है वो है आर्थिक कारक। कौन सा? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में कृषि को प्रभावित करने वाले, कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब ऐसा समझिए, प्राकृतिक के अंतर्गत जैसे जलवायु हो गया, मृदा हो गई, संसाधन उपलब्धता हो गई, ये जो है ये सब कृषि को प्रभावित करते हैं। वर्षा का ना होना, फसल खराब होगी, या फिर असमय वर्षा होना, उस टाइम पे भी फसल खराब होगी। तो ये प्राकृतिक कारक। आर्थिक कारक की बात करें तो आर्थिक कारक जैसे बाजार व्यवस्था हो गई, श्रम एवं पूंजी की उपलब्धता हो गई, विविध रुचि की बात हो गई, कीट व्याधियों का प्रकोप, कृषि उद्यमों में पारस्परिक संबंध, भूमि का मूल्य, स्थानीय पदार्थों में मूल्य स्थिरता। देखिए आर्थिक कारक में ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं कृषि प्रणाली को। और तीसरा जो है वो है सामाजिक कारक। अब ये सामाजिक कारक, हम तीनों कारकों के बारे में, प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक, तीनों कारक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं कृषि प्रणाली को। तो 3 कारक हैं, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक। अब हम एक तरफ से डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक कारक कैसे इफेक्ट करता है हमारी कृषि प्रणाली को, या फिर क्या उसमें होता है। तो आइए देखते हैं। मृदा का प्रकार, सबसे पहले देखें तो मृदा का प्रकार। अगर प्राकृतिक कारक की बात करें तो पता है कि मृदा प्राकृतिक है, प्राकृतिक कारक है मृदा। तो प्राकृतिक कारक में मृदा का प्रकार जलवायु तथा मृदा तल रूप किसी भी स्थान विशेष के कृषिगत ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी की बात करें, जलवायु तथा मृदा, ये जो है किसी विशेष स्थान के कृषिगत ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम भारत के 60 के दशक के कृषि मानचित्र का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं तथा दलहनों की कृषि होती थी। क्या होती थी? अगर हम 60 के दशक की बात करें या 60 के दशक का भारत का मानचित्र देखें तो भारत में जो है उस टाइम कौन कौन सी कृषि होती थी? तो धान, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं और दलहनें होती थी। काली कपास मृदाओं में उगाया जाता था। ठीक है, कपास जो है कहाँ उगाया जाता था? सिर्फ काली मृदाओं में। कपास की बात करें तो कपास जो है काली मृदाओं में उगाया जाता था। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में फलों की खेती की जाती थी तथा बाढ़ग्रस्त इलाकों में धान, जूट की खेती सफलतापूर्वक की जाती थी। फसल प्रणाली के इस चयन में जलवायु तथा भौतिक परिस्थितियों तथा मृदा उपलब्धता पर आधारित उद्यमों का चयन किया जाना चाहिए। यदि प्रक्षेप छोटा है तो पशुपालन आधारित कृषि प्रणाली चुनना चाहिए, परंतु बड़े प्रक्षेपों पर फसल तथा बागानी फसलों का महत्व देना चाहिए। देखिए अब हम समझते हैं कि ये प्राकृतिक कारक कैसे जो है इफेक्ट करते थे, कैसे प्रभावित करते थे। तो प्राकृतिक कारक,
पहले के समय पे, अब जैसे समय बदल रहा है तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, उसका भी यूज़ हम जो है कृषि में कर रहे हैं। कृषि की उत्पादकता और जो उपज है, कृषि की उपज और गुणवत्ता, इन सब में वृद्धि हो रही है। अगर हम आधुनिकीकरण की बात करें तो आज के आधुनिकीकरण के समय में कृषि का जो है एक तरह से देखा जाए तो अधिक उत्पादन लिया जा रहा है रासायनिक उर्वरक या फिर यंत्रों द्वारा, उपकरणों द्वारा प्रयोग करके कृषि में लिया जा रहा है। पहले की स्थिति में क्या होता था? पहले की स्थिति में जो है एक तो लोगों को कृषि के बारे में कम जानकारी होती थी और उसके साथ साथ उनके पास उपलब्ध जो है संसाधनों की कमी होती थी। खेती करने के लिए उनको संसाधनों की कमी होती थी, इस वजह से बहुत अधिक उत्पादन नहीं हो पाता था। और उस टाइम पे की वैरायटियाँ जो थी, किस्में जो थी, वो बहुत अधिक उपज वाली नहीं हुआ करती थी। तो उसमें क्या होता था, ये जो प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक कारक का मतलब पहले हम ये भी नहीं पता लगा पाते थे कि मृदा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक है, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा कम है, और उसके बाद उसके साथ साथ वर्षा का भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे, जलवायु का भी हमें ज्ञान नहीं था कि कब वर्षा होगी। अब आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही, हमें वर्षा का पूर्वानुमान के बारे में पता चल रहा है, मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं, कौन से पोषक तत्व नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। तो इससे क्या है कि हम जो आज के समय की जो हमारी कृषि होती है, इसमें जो है, इसमें उत्पादन क्षमता जो है और फसलों की गुणवत्ता जो है काफ़ी सुधार आया पहले की अपेक्षा। क्योंकि पहले कोई भी क्या कह लो कि किसी भी उपकरण की इतनी ज़्यादा उपलब्धता नहीं थी, उसके साथ साथ किसानों में जो है इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। अब आर्थिक कारक की बात करें, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की जो है कृषि में प्राकृतिक कारकों की भांति आर्थिक कारक भी कृषि प्रणाली की संरचना में निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पहला हमने प्राकृतिक कारक के बारे में बात की, अब हम आर्थिक कारक के बारे में बात कर रहे हैं कि आर्थिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं हमारी कृषि को। ठीक है, कृषि प्रणाली को। तो श्रम की उपलब्धता, सबसे पहला देखें तो श्रम की उपलब्धता, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है आर्थिक कारक, तो आर्थिक कारक में सबसे पहले श्रम की उपलब्धता, धन का व्यय, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो श्रम की उपलब्धता, यदि दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकों की उपलब्धता पर्याप्त है तो पशुपालन को तथा सब्जियों की फसलों पर आधारित कृषि प्रणाली अपनाई जा सकती है। देखिए, अगर हमारे पास श्रम उपलब्ध है या फिर श्रमिक हैं, तो उसमें क्या है, उस अवस्था में अगर दक्ष श्रमिक हैं या फिर अदक्ष, दोनों तरह के होते हैं। बहुत किसान होते हैं जो बहुत श्रमिक होते हैं कि हर चीज़ में बहुत कुशल होते हैं, खेती करने में बहुत कुशल होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो कम कुशल होते हैं, अदक्ष होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमारे पास श्रम की उपलब्धता है तो हम खेती के साथ साथ, ठीक है, फसलों की बुआई के साथ साथ सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं और उसके साथ साथ पशुपालन भी कर सकते हैं। अब इन सब एक साथ करने के क्या फ़ायदे होंगे कि किसान को लगातार जो है आय की प्राप्ति होती रहेगी। पशु से किसान अगर पशुपालन करेगा तो किसान से जो दूधों से पशुओं के जो दूध प्राप्त होंगे, उससे जो बाज़ार में बेचकर किसान को आय की प्राप्ति होगी और ये आय निरंतरता बनी रहेगी। और वहीं पे सब्जी की बात करें, सब्जी की फसल की, तो सब्जी की भी फसल जल्दी ही तैयार हो जाती है और उसे भी वो नकदी फसल के रूप में एक तरह से तुरंत बाज़ार में बेच के आय प्राप्त कर सकता है। इससे क्या होता है, किसान की जो है अधिक आय प्राप्त होती है और वो निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, बाजार व्यवस्था, चीनी मिलों के पास गन्ना, शहरों के समीप सब्जियां तथा पहाड़ी क्षेत्रों में फलों की खेती उपयुक्त रहती है। अब देखिए, अगर हम जो है खेती करते हैं कृषि प्रणाली में, इस चीज़ का कि आर्थिक कारक में कैसे इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो बाजार व्यवस्था, चीनी मिलों के पास गन्ना, शहरों के समीप सब्जियां। अगर चीनी मिलों के पास गन्ना का उत्पादन किया जाएगा उसके आसपास के इलाकों में, आसपास के क्षेत्रों में, तो क्या होगा कि जो गन्ना को अगर दूर क्षेत्रों से चीनी मिल तक लाने में बहुत अधिक टाइम लगेगा, उसके साथ साथ बहुत अधिक व्यय भी होता है। अगर गन्ना मिलों के आसपास जो है आसपास के क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि
कम समय में और कम लागत में गन्ना मिलों तक आसानी से पहुंच सकता है। और उसके बाद शहरों के समीप सब्जियां उगाना, ठीक है, तथा पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों की खेती करना उपयुक्त है। अगर हम शहरों के पास जो है सब्जियों का उत्पादन करेंगे तो शहरों में हम ताज़ी सब्जियां बेच के जो है अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, और जो है उसको सब्जियों को शहर तक ले जाने में भी असुविधा नहीं होती है। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में फलों की खेती कर सकते हैं। भूमि का मूल्य भी एक निश्चित सीमा तक कृषि के प्रकार को प्रभावित करता है। कीमती भूमियों पर फल तथा सब्जियों वाली फसलें पर आधारित कृषि प्रणालियाँ अपनानी चाहिए। अब जिन क्षेत्रों की भूमियाँ बहुत कीमती हैं वहाँ पे हमें फल तथा और सब्जियों की खेती करनी चाहिए। उससे क्या है, फल और सब्जियाँ जल्दी तैयार हो जाती हैं और वो जो है इनसे अधिक आय प्राप्त होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिकाधिक लाभांश प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर फल और सब्जियों का उत्पादन करेंगे तो उसमें क्या है, अधिक से अधिक जो है हम लाभ कमा सकते हैं। संसाधन उपलब्धता वे क्षेत्र जहां पर कृषि संसाधन जैसे कि मृदा उर्वरक, सिंचाई जल पर्याप्त है, वहां पर सघन कृषि प्रणाली अपनाई जा सकती है। अब आर्थिक पक्ष में अगर उन क्षेत्रों में हम खेती करते हैं उन क्षेत्रों में जहां पर कृषि संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे कि मृदा उर्वरक, सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन, तो वहां पे क्या है, सघन कृषि प्रणाली अपनाई जा सकती है, ठीक है। ऊपरी क्षेत्रों में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाया जा सकता है, जबकि निचली भूमियों में धान के साथ मत्स्य पालन अथवा धान मत्स्य मुर्गी प्रणाली को अपनाया जा सकता है। देखो, निचले क्षेत्रों की बात करें तो निचले क्षेत्रों में धान की खेती के साथ साथ हम मछली पालन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो ऊपरी क्षेत्रों में क्या है, पशुपालन, कृषि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कर सकते हैं। लेकिन निचली भूमियों में क्या है, धान उत्पादन के साथ मत्स्य उत्पादन भी, मछली पालन भी करके हम अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। कृषि उद्यमों का संगम विभिन्न उद्यमों के बीच श्रम तथा पूंजी को लेकर सर्वदा स्पर्धा की स्थिति बनी रहती है। वे फसलें अथवा कृषि उद्यम जिनसे लाभांश अधिक प्राप्त होता है वो किसी भी उद्यम पर हावी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले जो हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले कभी गन्ना तथा कभी कपास के गढ़ थे, लेकिन गन्ना में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वृद्धि के कारण आज समूचा क्षेत्र जो है गन्ने के अंतर्गत आता है। अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पहले एक समय हुआ करता था वहाँ गन्ने के साथ साथ कपास की भी खेती की जाती थी, लेकिन अब वहाँ पे अधिक मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है। क्यों? उसका एक मुख्य कारण है, उसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने की खेती से किसान को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। कैसे? गन्ने की खेती से किसान को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, वहीं कपास की खेती से किसान को उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पाता था। इसलिए अब किसान गन्ने की खेती का जो दायरा है पश्चिमी क्षेत्रों में यूपी के, वहाँ वो अधिक मात्रा में बढ़ गया। सामाजिक कारक की बात करें, जो तीसरा फैक्टर है सोशल फैक्टर, इसकी बात करें तो कृषि का स्वरूप ज़्यादातर भौतिक तथा रासायनिक आर्थिक कारकों द्वारा ही प्रभावित होता है। देखो, कृषि जो है, कृषि इसका सिर्फ प्रभावित करने के दो प्रमुख कारक हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब, भौतिक कारक का मतलब कि प्राकृतिक या भौतिक कारक, जैसे कि मृदा हो गया, जलवायु हो गई, ये पहला कारक ये हो गया। दूसरा आर्थिक कारक में श्रम की उपलब्धता, संसाधन की उपलब्धता और किसानों के पास पैसे की उपलब्धता, लागत मूल्य की उपलब्धता हो तो वो प्रभावित करते हैं। और जो तीसरा और लास्ट है सामाजिक कारक, किसी भी अधिक लाभांश वाले उद्यम को भी अपनाए जाने में व्यवधान पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे कि उच्च जातियों की सूअर पालन को नहीं, जैसे उच्च जातियों के लोग जो होते हैं वो सूअर पालन को नहीं अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों, चिड़िया आदि के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों में यदि सहभागिता की कमी है तो मूल्यवान फसलों का भी उत्पादन संभव नहीं हो सकता। देखो, सामाजिक कारक का मतलब ये होता है कि जैसे उच्च जाति के लोग होते हैं तो वो सूअर पालन नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कोई जंगली क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे अगर फसल का उत्पादन कर रहे हैं उन क्षेत्रों में, तो वहाँ पे क्या है, चिड़िया हो गए, जानवर हो गए, इन सब चीज़ों का जो है बहुत अधिक प्रकोप हो जाता है। तो वहाँ पे भी फसल उगाना जो है
मुश्किल काम हो जाता है तो उसमें क्या होती है, एक दूसरे के सहभागिता की ज़रूरत होती है। सामाजिक कारक में पूरा जो है समाज जो होता है कृषि वहाँ पे किसी एक क्षेत्र में, मान लो किसी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे खेती कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में बहुत जंगली जानवरों का प्रकोप है या फिर चिड़ियों का, तो वहाँ पे क्या होता है कि किसानों के एक दूसरे की सहभागिता की ज़रूरत होती है कि कैसे उससे बचा जा सके और अपनी फसल को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है। और जैसे कि मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, ये सब भी आज के समाज में जो है कुछ जातियाँ विशेष जो होती हैं वो नहीं क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं। ठीक है। भारत में प्रचलित कृषि प्रणाली, ठीक है, कौन कौन सी है, भारत में कौन कृषि प्रणाली प्रचलित है, इस पे चर्चा करते हैं। समकालिक कृषि प्रणाली या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, देखो भारत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी अपनाया जाता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको जो है हमें इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए और इसको अपनाना भी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने से अधिक मात्रा में जो है किसान जो एक साथ किसान को बराबर आय की प्राप्ति होती रहती है। ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक जैव प्रक्रियाएं, नेचुरल बायो एक्टिविटीज़ का कुछ इस तरह का संबंध स्थापित रखते हुए कृषि उत्पादन करने जिससे कि प्रक्षेप के बाहर की लागतों को कम किया जा सके तथा उप उत्पाद को या बाई प्रोडक्ट का अनुकूलतम उपयोग करते हुए उत्पादन लाभ को बढ़ाया जा सके। ठीक है। कैसे? वर्तमान कृषि विशिष्ट कृषि स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर के सिद्धांतों पर चल रही है, जिसमें किसी फसल अथवा कृषि उद्यम को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। विशिष्ट कृषि से श्रम पूंजी का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है। कृषि के अधिकांश उप उत्पाद व्यर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण का भी खतरा होता है। क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण का भी खतरा बना रहता है तथा कृषकों की कृषि संसाधनों तथा घरेलू आवश्यकताओं दोनों की ही पूर्ति के लिए बाहरी बाजार पर अधिक निर्भरता रहना पड़ता है। क्या होता है? अधिक निर्भर रहना पड़ता है। तो साथियों, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है कृषि के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन। ठीक है। तो कृषि के अंतर्गत जितने भी कल्चर आते हैं या पालन करने वाले जो उद्योग आते हैं उनको अपनाया जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब हुआ फसल के साथ साथ पशुपालन किया, मछली पालन किया, ठीक है, मुर्गी पालन किया, सुअर पालन, बकरी पालन, इन सब का एक साथ जो है किया जाना इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहलाता है। आज देश भर में कृषि विदों की एक मत धारणा है कि खेती को एकल उत्पादन प्रणाली से विविध उत्पादन प्रणाली में परिणत कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि भोजन उत्पादन व्यवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अस्थायित्व प्रदान किया जा सके। बेरोजगारी, कृषि मजदूरों का शहर की तरफ पलायन, पर्यावरण प्रदूषण, जल स्रोतों का ह्रास तथा घटती कृषि आय की समस्या पर अस्थायी रूप से लगाम लगाते हुए एक संपूर्ण संतुलन युक्त कृषि उत्पादन प्रणाली अपनाई जाए। ठीक है। तो इस पे जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अगर किया जाए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को किया जाए तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है कि जो आज के समय में कृषि श्रमिक जो हुआ करते थे वो आज शहरों की तरफ जा रहे हैं, जल स्रोतों का ह्रास हो रहा है, उसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर हम इन सब चीज़ों पर एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होती है ये होती है यहीं पे समाप्त। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक धमाकेदार टॉपिक